का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और राजस्थान के अलवर की रहने वाली अंजू भारत लौट रही हैं। जी हां, अभी पाकिस्तान में अंजू रह रही थी और पाकिस्तान में नसरुल्लाह से उन्होंने शादी की थी। और इस बीच खबर यह आ रही है कि अलवर की रहने वाली अंजू वापस भारत लौट रही हैं। अभी पाकिस्तान में अंजू रह रही थी पिछले कुछ महीनों से और पाकिस्तान में नसरुल्लाह से बाकायदा अंजू ने शादी भी कर ली थी, निकाह भी कर लिया था। आपको यह भी बता दें कि अंजू की पहले से ही शादी भारत में अलवर में हो चुकी थी और इसके साथ साथ अंजू के पति की और अंजू की वार्तालाप, उन दोनों की बातचीत भी लगातार सोशल मीडिया पर, लगातार मीडिया पर चलती रही थी। और अंजू का यह कहना था कि वो अब वापस हिंदुस्तान नहीं लौटेगी। हालांकि शुरू में उसने कहा था कि वो आई है यहां पर अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए, घूमने के लिए पाकिस्तान आई है और बहुत जल्द वो लौटेगी। उसके बाद कुछ वीडियोस, कुछ प्री वेडिंग वीडियोस जारी होते हैं, उसको लेकर फिर सवाल अंजू से किया जाता है तो अंजू का कहना होता है कि नहीं, ये किसी भी तरह से शादी या निकाह की तस्वीरें नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे और वीडियो सामने आती हैं जिसमें पता चलता है कि अंजू और नसरुल्लाह की शादी हो चुकी है और अंजू वहां पर पाकिस्तान में ही नसरुल्लाह के साथ रह रही हैं। नसरुल्लाह के परिवार के साथ खाने पीने की भी उनकी तस्वीरें सामने आई। अंजू को कई तोहफे और कई गिफ्ट्स भी वहां पर अलग अलग संस्थाओं और अलग अलग लोगों की तरफ से दिए गए, इस रूप में कि वो भारत से पाकिस्तान आई हैं, पाकिस्तान के व्यक्ति से उन्होंने निकाह किया है। इस बात को लेकर अंजू पर पैसों की बरसात या कहें कि तोहफों की बरसात भी हुई थी। और फिर अभी इस बीच ये बड़ी खबर अलवर की रहने वाली अंजू के संबंध में आ रही है कि अंजू अब भारत लौट रही हैं। आपको बता दें कि अंजू के पति के मुताबिक ये सामने आया था कि कुछ दिनों का ही अंजू का वीजा पाकिस्तान के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर अंजू ज्यादा दिन और दिन क्यों रही, क्या उनके बीच वहां पाकिस्तान में अपने मित्र के साथ हुआ, ये तमाम बातें ऐसी थी जिसको लेकर अंजू का पति काफी नाराज भी दिखाई दिया था। और अंजू के साथ फोन पर भी उसकी बातचीत, यानी अंजू के भारत वाले पति और अंजू की बातचीत लगातार वायरल हो रही थी। फिलहाल खबर यही है कि अभी पाकिस्तान में रह रही अंजू वापस भारत लौट रही है। क्या इसके पीछे का कारण है और क्या वजह है? क्या अंजू सिर्फ यहां भारत कुछ ही दिनों के लिए आ रही है या फिर वो पूरी तरह से पाकिस्तान को छोड़कर आ रही हैं? ये तमाम ऐसी बातें हैं। ये सवाल भी उठ जाता है कि क्या अंजू नसरुल्लाह के साथ पाकिस्तान आएगी या अकेली ही पाकिस्तान से यहां पर आएगी भारत में, या फिर नसरुल्लाह के साथ आएगी? तो तमाम कयास, तमाम सवाल अभी जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। और इधर सीएम गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, बीजेपी में सरकार नहीं गिरा पाने की खुन्नस है और ये भड़काने वाली बयानबाजी करते रहे हैं। जनता माई बाप है और इनका फैसला सिरांकों पर है। राजस्थान जीते हम लोग इस परिणामों से, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी और तेलंगाना भी जीत सकते हैं। कल में जाके आगे तेलंगाना बहुत शानदार रोड शो हो रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर माहौल बदल रहा है। और जो मोदी जी के जो नेरेटिव है वो फेल हो रहे हैं। मोदी जी के नेरेटिव बन नहीं रहे हैं जो बनाना चाहते थे। उदाहरण राजस्थान है, 5 7 चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्रियों की लाइन लगी हुई थी और यहाँ लोकल नेता गायब थे। जितने मुख्यमंत्री के नाम चल रहे हैं वो तो सब गायब थे, वो कैंपेन कर नहीं पाए। पर नरेंद्र जो बनाने की कोशिश की थी धार्मिक भावना भड़का करके, उन्हें प्रदेशवासियों को धन्यवाद दूंगा तो इनके इनके इनकी जो टिप्पणियाँ थी उन्हें प्रभावित नहीं हुई। जो कभी कैलकुलेशन करता नहीं हूँ कि कौन सी सीट क्या होगा, पर बाई एंड लार्ज जो माहौल लग रहा है मुझे अंडरग्राउंड लग रहा है। ये बातें मैंने आपको क्यों कही है, जो राजस्थान में पिछले 2-3 महीने से लोग मिल रहे हैं, बातचीत होती है, गांव के शहर के टिप्पणियाँ आ रही है, उन लोगों की जो मतलब राजनीति में नहीं है, कुछ अगर अंदाज है इस बार
सरकार रिपीट करने का लोगों का माइंड है। माई बात तो जनता ही होती है, उनका फैसला हमें शुरू जारी रखेंगे। हम तो विद ह्यूमिलिटी, विद नम्रता के साथ में स्वीकार कर लेंगे। 3 तारीख को दोपहर तक जैसे परिणाम आएंगे और हम उस फैसले को विनम्र भाव से स्वीकार करेंगे, चाहे कोई फैसला कुछ भी आए। और बीजेपी में चुनाव प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाले नारायण पंचारिया ने बीजेपी की सरकार आने का दावा किया है। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने कहा कि बीजेपी ने बहुत ही संजीदगी और व्यवस्थित तौर पर चुनाव लड़ा है और इस दौरान जनता का पूरा समर्थन भी मिला है। उन्होंने सीएम फेज को लेकर कहा कि जनता के प्रतिनिधि और पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही संजीदगी के साथ सबकी टीम भाजपा ऐसा करके चुनाव प्रबंधन का दायित्व मुझे सौंपा था। हमने सबको साथ लेकर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 199 विधानसभा में चुनाव कंटेस्ट किया है। आप देख ही रहे हैं, जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बहरोड के ACGM 3 कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल की सजा और 55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसमें 54 लाख रुपए परिवादी को दिए जाएंगे, जबकि 1 लाख का जुर्माना कोर्ट में जमा करना होगा। 2015 में 35 लाख रुपए चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को पीड़ित ने दिए थे, लेकिन वेद प्रकाश सोलंकी के द्वारा उन्हें जयपुर में न तो कोई प्लॉट दिलाया गया था, न ही उसकी रकम दी गई। लेकिन बाद में वेद प्रकाश सोलंकी ने एक चेक दे दिया जो बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो गया था। विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मतगणना को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में पूरी तरह से जुटा हुआ है और इसी क्रम में आज दौसा के PG कॉलेज में मतगणना के लिए मतगणना कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी भी पहुंचे और उन्होंने मतगणना कर्मियों को सावधानी के साथ मतगणना की बारीकियों को समझने की बात कही। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने कहा कि मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साथ ही मतगणना के लिए अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए 3 को काउंटिंग होनी है, जैसे निर्वाचन आयोग का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से, और उसके लिए जो तैयारियां करनी है, जो काउंटिंग असिस्टेंट हैं, काउंटिंग सुपरवाइजर्स हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग आज चल रही है। ये फर्स्ट ट्रेनिंग है, सेकंड ट्रेनिंग हम फर्स्ट को कराएंगे और जो थर्ड ट्रेनिंग है उस दिन मॉर्निंग में ब्रीफिंग होता है, उस हिसाब से ट्रेनिंग है। और रेंडमाइजेशन जो फर्स्ट जिनकी ड्यूटी लगनी है वो लग चुकी है। धौलपुर में धिमरी गांव के पास शादी का सामान लेने बाजार जा रहे एक युवक को हथियार दिखाकर रोकने की कोशिश की गई। जब युवक नहीं रुका तो उसकी गाड़ी पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। स्कॉर्पियो सवार दोनों युवक जैसे तैसे जान बचाकर भागने में कामयाब हुए। पीड़ित का कहना है कि आरोपी विशेष जाति से हैं जिनसे उनका चुनावी झगड़ा चल रहा है। ऐसे में वो किसी राजपूत समाज की गाड़ी को गांव से निकलने नहीं देंगे। पीड़ित ने घटना को लेकर मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के कंवरपुरा में हुई हत्या के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। मामले में फरार चल रही मृतक की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी और 30,000 की सुपारी देकर एक व्यक्ति से हत्या करवाई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पत्नी कई दिनों से फरार चल रही थी। जानकारी के अनुसार मृतक की पत्नी का गाँव के युवक के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर दोनों पति पत्नी के बीच जमकर विवाद अक्सर हुआ करता था। इसी बात को लेकर पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। हत्या करने वाले युवक ने मृतक को पहले शराब पिलाई और फिर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पाली के इसाली गांव में पिता ने अपनी ही बेटी की गला काटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पेट्रोल डालकर शव को जला दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी पिता 12 साल से अकेला रह रहा था और उसका परिवार बेटे के साथ गुजरात के गांधीनगर में रहता है। आरोपी पिता को शक था कि उसकी बेटी की वजह से उसका परिवार बिखर गया है। आरोपी अपनी पत्नी से मारपीट करता था। इसी को लेकर उसकी पत्नी बच्चों को लेकर गांधी धाम चली गई थी।
जब उसको भनक लगी कि उसकी बेटी गांव में ही शादी में आई हुई है तो वो उसे गुमराह कर जंगल लेकर आया और उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और ये बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है, जहां पर एक युवक पर फायरिंग की गई है। स्कूटी सवार 2 अज्ञात युवकों ने फायरिंग की है। युवक के पैर में गोली लगी है। लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया है। गुलाबबाग रोड पर यह फायरिंग की घटना हुई है। घटना में युवक बाल बाल बच गया है। फिलहाल फायरिंग के बाद अज्ञात हमलावर फरार हो गए हैं। सड़क पर खाली कारतूस मिले हैं। सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। घटना की जानकारी ली जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। तो उदयपुर में एक युवक पर फायरिंग की खबर ये सामने आ रही है। स्कूटी पर सवार होकर बाकायदा 2 अज्ञात युवक आते हैं, फायरिंग करते हैं ताबड़तोड़। युवक के पैर में गोली लगी है जिस पर हमला किया गया। लोगों ने घायल युवक को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया है, जहां इलाज चल रहा है उसका। गुलाबबाग रोड पर यह फायरिंग की घटना हुई है। युवक बाल बाल बच गया है। तो उदयपुर की ये खबर और तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए कि किस तरीके से स्कूटी पर सवार अज्ञात युवकों की तरफ से एक युवक पर फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान युवक के पैर में गोली लग गई है। घायल युवक को अभी अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। ये उदयपुर के गुलाबबाग रोड पर फायरिंग की घटना घटी है और फायरिंग के बाद अज्ञात हमलावर तुरंत वहां से फरार भी हो गए। सड़क पर कारतूस भी वहां बिखरे हुए मिले हैं। पुलिस पहुंची है सूरजपोल थाने की और जानकारी वहां जुटाने की कोशिश कर रही है। कमलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। कमलेश, कुछ पता चल पाया ये हमलावर कौन थे और क्यों किया उन्होंने हमला? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाका का मामला है। यहाँ पर स्कूटी सवार 2 युवकों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी और फायरिंग में युवक के पांव पर गोली लगी है और वहाँ जो मौजूद लोग थे उस घायल को हॉस्पिटल पहुंचा है। हालांकि अभी तक हमलावरों को पता नहीं चल पाया, लेकिन जो पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाल है, कुछ फुटेज पुलिस को हाथ लगे हैं, उसके आधार पर पुलिस जो की हमलावरों की तलाश कर ली। जी कमलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बढ़ने की बजाय कम होती जा रही हैं। जयपुर से पहले ही बहुत कम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की उड़ानें उड़ा करती थी, वहीं अब वो भी कम हो रही हैं। जयपुर से खाड़ी देशों में अब यूएई के लिए फ्लाइट बची है। अब दुबई, शारजा और बैंकॉक के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं। इसमें भी दुबई के लिए सप्ताह में 5 दिन संचालित होने वाली स्पाइस जेट की उड़ान को सप्ताह में 3 दिन कर दिया गया। हालांकि एयर इंडिया एक्सप्रेस अब भी दुबई के लिए सप्ताह में 5 बार उड़ान भर रही है। दिसंबर के महीने में ओमान के लिए फिर से ओमान एयर की संचालित होने की सूचना है, लेकिन इसकी ऑफिशियल जानकारी किसी के भी पास अभी नहीं है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लगातार कम होती जा रही हैं। स्पाइस जेट की उड़ान जो दुबई के लिए सप्ताह में 5 दिन चलती थी, अब उसे 3 दिन कर दिया गया है। मस्कट की ओमान को बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में जो लाखों नौजवान प्रदेश से खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाते हैं, उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अब उन्हें रेगुलर फ्लाइट के लिए दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ रहा है। अब वो फ्लाइट जयपुर पर उपलब्ध नहीं है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान में अचानक हुई बारिश का असर हिल स्टेशन माउंट आबू में देखने को मिल रहा है। माउंट आबू के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बदले मौसम के बीच माउंट आबू में सैलानी भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में जिस प्रकार मौसम का बदलाव हुआ है, इसका सीधा असर सिरोही जिले के माउंट आबू में पड़ता हुआ खासा असर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन से हुई रिमझिम बारिश का दौर माउंट आबू में शुरू था, जिसका असर कड़ाके की सर्दी के साथ में शुरू हुआ। आज के तापमान की बात की जाए तो तापमान 10 डिग्री से नीचे जो है रात को नोट किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस गुलाबी सर्दी का मजा लेने के लिए जो है माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। वही देखने वाली बात यह है कि मैं अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में हूँ। यहाँ पर कैमरामैन को बताऊंगा, एक बार बताएं कि जिस प्रकार पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद जो है धूल की आगोश में है, विजिबिलिटी बहुत ही कम है। यहाँ पर आने जाने वाले वाहनों को भी रेंगते हुए चलना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार तापमान में कमी आई है, लोगों की दिनचर्या में भी इसका खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं प्रतीक सोलंकी, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और अब डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां जिले में पत्थरबाजों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात की बात करते हैं, जहां पर बारात लेकर लौट रही बस पर पथराव किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के खेरी गांव की घटना है। पथराव से बस के कांच फूट गए हैं। पीड़ित बस चालक ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो डूंगरपुर की ये बड़ी खबर, जिसमें जिले में पत्थरबाजों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, एक वाकये ने इसको और साबित कर दिया है। बीती रात की ये घटना है, जहां पर बारात लेकर लौट रही बस पर पथराव किया गया इन पत्थरबाजों की तरफ से। कोतवाली थाना क्षेत्र के खेरी गांव की ये घटना है। फिलहाल पथराव के बाद बस के कांच फूट गए हैं। पीड़ित बस चालक ने कोतवाली थाने में इस संबंध में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। बाड़मेर के चौटन में एक कार बेकाबू होकर पलट गई। कार पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय खबड़ और 55 वर्षीय भीखाराम की मौके पर ही मौत हो गई। सीओ सुखराम बिश्नोई, एसएचओ सुरेश बिश्नोई मौके पर पहुंचे हैं। घटना चौटन कस्बे के बाखासर सड़क मार्ग पर कोनरा फांटा के पास की है। तो आप इन तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं कि कैसे एक गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। कार पलटने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों में मातम पसर गया है। एक शख्स गंभीर रूप से इस बीच घायल भी हुआ है। 35 वर्षीय खबड़ और 55 वर्षीय भीखाराम 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। सीओ सुखराम बिश्नोई और एसएचओ सुरेश बिश्नोई मौके पर पहुंचकर जांच करते हुए देखे गए। घटना चौहटन कस्बे के बाखासर सड़क मार्ग पर कोनरा फाटा के पास हुई है। झुंझुनू में बीते 17 दिनों में बढ़े प्रदूषण के ग्राफ में सोमवार को ही बरसात के बाद अब थोड़ी गिरावट होने लगी है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 दर्ज किया गया। बदले मौसम के बाद हुई बरसात से प्रदूषण का ग्राफ भी घटने लगा है। कल एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 था, जो आज घटकर 120 दर्ज किया गया है। लगातार घट रहे प्रदूषण के ग्राफ से एक बार फिर जिले की आबो हवा में सुधार होने लगा है। बढ़े प्रदूषण के कारण परेशानियों का सामना कर रहे बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों को भी आबो हवा में सुधार होने से परेशानियों से निजात मिलेगी। वायु प्रदूषण घटने के साथ ही आसमान में स्मॉग भी अब कम होने लगा है। कोरोना के बाद एक बार फिर चीन के रहस्यमयी बुखार ने टेंशन बढ़ा दी है, जिसे लेकर देश प्रदेश में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। आज पूरे प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल करके मेडिकल व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। राज्य के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, जांच, दवा, उपचार, मानव संसाधन और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की प्रभावी मॉनिटरिंग को लेकर मॉक ड्रिल किया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि इन्फ्लुएंजा फ्लू और माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के मामलों पर निगरानी रखी जा रही है। संक्रामक रोगों से बचाव और नियंत्रण के लिए चिकित्सा विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। जो लक्षण होते हैं शुरुआत में बुखार, खांसी, जुकाम के साथ लक्षण शुरुआत होते हैं। तेज बुखार कई दिनों तक चलता रहता है, बाद में सांस लेने में तकलीफ आना स्टार्ट हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड होने पर दूसरे अंगों पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए। हमें इस टाइम जो बुखार है, WHO ने भी ये बात बोली है कि जो अभी एडिनो वायरस, राइनो या फिर RSV वायरस है, जो नॉर्मली इन दिनों में होता है वही है, बस उसका सर्ज एकदम से ज़्यादा हुआ है। तो इन खबरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ मॉक ड्रिल करता हुआ देखा गया। क्योंकि कोरोना के बाद एक बार फिर चीन के रहस्यमय बुखार को लेकर अब टेंशन तो बढ़ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ तैयारियों में भी इजाफा इस लिहाज से किया जा रहा है कि हम कितने तैयार हैं। देश प्रदेश में अलर्ट रखा गया है, बढ़ा दिया गया है। आज पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल किया गया ताकि ये जांचा जा सके कि हम लोग कितने तैयार हैं किसी भी संभावित या किसी भी आशंकित विपदा से निपटने के लिए। मेडिकल व्यवस्थाओं का इस बीच जायजा लिया गया है। राज्य में जितने भी अस्पताल हैं वहाँ के बिस्तरों यानी जो बेड्स हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन की व्यवस्था, जांच जो होती है पैथोलॉजी लैब्स में, उसको लेकर पूरी चीज़ों को टेस्ट किया गया। वहीं साथ ही साथ दवाइयों का भी आकलन किया गया। इसके अलावा डॉक्टरों की क्या संख्या है, किस तरह से डॉक्टरों का रोस्टर रहेगा, उपचार को लेकर, मानव संसाधन को लेकर, जो बाकी पैरामेडिकल और बाकी नर्सिंग स्टाफ होता है डॉक्टरों के साथ साथ, उन लोगों को भी व्यवस्थित करके ये पूरी तैयारी जांची गई है कि आखिर इस बीमारी से निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है। चूँकि आशंका लगातार यही है कि जो रहस्यमयी बीमारी बुखार
चीन में है, अगर आगे बढ़ता है तो इसको लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं, सुनिश्चित किया जा रहा है। चीन में फैल रहे रहस्यमयी बुखार के बाद में केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और इसी पर राज्य सरकार ने सभी चिकित्सा संस्थानों को, अस्पतालों को खास तौर पर कहा है कि अपने यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें और मॉक ड्रिल करके तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण जरूर करें। मैं इस समय जयपुर के SMS हॉस्पिटल पे हूँ, जहाँ पर कि आप ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीरें देख रहे हैं। SMS हॉस्पिटल के जो सुप्रिटेंडेंट अचल शर्मा, डॉक्टर अचल शर्मा और तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो इस समय में यहाँ पर इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई है और ये जो अस्पताल में इस समय में निरीक्षण करके देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सुचारू है या फिर नहीं। इससे पहले जो अस्पताल प्रबंधन है उसने अपने यहाँ पर अलग अलग जगहों पर दवाएं, जांच और बेड की जो सुविधा है उसे लेकर के परखा है और देखा है। हम यहाँ पर बात करने की कोशिश भी करेंगे, साथ में डॉक्टर से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर इस समय में दुरुस्त की गई है और किस तरह से वे तैयार है अगर इस तरह की जो बीमारी है वो यहाँ पर रहती है। मैं सर एक मिनट के लिए सर आपसे बात करना चाहूँगा कि हम अगर क्योंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल आप संभालते हैं SMS हॉस्पिटल, किस तरह से तैयार है? देखिए, अभी तक तो हमारे को पता है कि बीमारी यहाँ पे नहीं है मौजूद, लेकिन हम यह जायज़ा इसलिए ले रहे हैं कि अगर ये इस तरह के कोई भी पेशेंट या इससे मिलती जुलती बीमारी के पेशेंट आते हैं और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हैं ये कितना अभी कैपेसिटी में हमारे को ज़रूरत पड़ रही है पर डे के हिसाब से हम इसको कितना और बढ़ा सकते हैं। जैसा कि अभी अपने भी जानकारी ली कि हमारे पास इसमें 2200 हम सिलेंडर इसमें एक दिन में जो कर सकते हैं ऑक्सीजन का, और अभी हमारा जो रिक्वायरमेंट है 900 करीब है, तो हमारे पास अभी तो इतना हमें और भी है कि हम उसको कभी बढ़ा करके अगर इन केस अगर रिक्वायरमेंट बनती है तो हम ऑक्सीजन को इसमें यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स हमें बता रहे थे कि किस तरह की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर जयपुर में सबसे बड़े SMS अस्पताल में की गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज कोटा से आ रही है, जहां पर लैंडमार्क इलाके में दिन दहाड़े कोचिंग छात्रा के साथ बदमाशों ने मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दिया और चंद ही मिनटों में फरार हो गए। छात्रा क्लास से अपने कमरे में जा रही थी, इसी दौरान बेखौफ होकर बदमाश बाइक पर सवार होकर आए। 2 की इनकी संख्या बताई जा रही है। नकाबपोश थे ये, वारदात को अंजाम दिया और छात्रा से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इस दौरान छात्रा ने पीछे भागकर आवाज भी लगाई, लेकिन बदमाश भागने में सफल हो गए। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के चेहरे CCTV में कैद हो गए हैं। लैंडमार्क सिटी इलाके में दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद कोचिंग स्टूडेंट्स की सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव के बाद कोचिंग नगरी में अपराधों में फिर से इजाफा होने लगा है। तो कैसे कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, ये एक खबर जो सामने आ रही है इसकी तस्दीक करती है। दिन दहाड़े कोचिंग स्टूडेंट्स का मोबाइल छीना गया। तस्वीरें CCTV की आपके सामने हैं। मोबाइल छीनने की इस वारदात की, बाइक पर सवार होकर 2 नकाबपोश तेजी से आते हैं। ये देखिए, बेचारी जो छात्रा है पीछे पीछे भाग रही थी। अचानक से ये दोनों नकाबपोश जो बाइक पर सवार थे मोबाइल छीनकर भागते हैं और फिर ये जिस छात्रा का मोबाइल छीना गया वो इनका पीछा भी कर रही थी, शोर मचा रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मदद को सामने नहीं आया, क्योंकि फर्राटे के साथ ये बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। तो मैं जब क्लास से निकल रही थी 11-10 में, हमारी आज 3 ही क्लास थी, तो मैं क्लास से निकल रही थी, तो मैं जब क्लास से आ रही थी यहाँ पे मेरा फ़ोन छीन ले गया लो। मैं ऐसे अभी कॉल लगा रही थी, यहाँ पे मेरा फ़ोन लेके चला गया लो। 2 लड़के थे और मास्क ऐसे बांधा हुआ था, पल्सर से थे। और इसी के साथ फिलहाल